नीट में जब भी बायोटेक्नोलॉजी से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो एक टॉपिक ऑलमोस्ट गारंटीड है और वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज तुम समझोगे कि कैसे डिजीज को डिटेक्ट करने का पूरा गेम ही चेंज हो गया है यूजिंग मॉडर्न बायोटेक टूल्स। पीसीआर, एलाइजा और डीएनए प्रोब्स को कैसे यूज किया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को अर्ली स्टेजेस पर आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। Molecular diagnosis, the science of detecting diseases at the DNA level. पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी कि कैसे आप बायोटेक्नोलॉजी को रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हो। वी टॉक्ड अबाउट ट्रांसजेनिक प्लांट्स, वी टॉक्ड अबाउट मेडिसिन में क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, यानी कि आप कैसे थेराप्यूटिक्स बना सकते हैं, आप कैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बना सकते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बना सकते हैं। उसके बाद हमने और भी पढ़ा कि हम कैसे, अगर कोई जीन ही खराब हो किसी के अंदर, किसी इंसान के अंदर जीन ही खराब हो, तो उसको कैसे करेक्टिव जीन से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था एडीए के बारे में, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी के बारे में, और कैसे उसको ट्रीट करके जीन थेरेपी से करेक्ट किया जा सकता है इन द एम्ब्रियो और द चाइल्ड। करेक्ट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यानी कि आप कैसे डायग्नोज कर सकते हो कि डेफिनेटली ये डिजीज उस पेशेंट को या उस इंसान को है। राइट। नॉर्मली क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको चेक करते हैं, वो देखते हैं कि क्या क्या हुआ है ये वो, और वो एक प्रोग्नोसिस देते हैं कि हो सकता है आपको ये हुआ हो और ऐसे करके उसकी ऐसी रिकवरी हो जाएगी। उसके बाद कंफर्म करने के लिए कि आपको एक्चुअल में क्या दिक्कत है, उसके लिए वो कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट लिख के आपको दे सकते हैं, जिससे कि 100% आइडेंटिफाई किया जा सके कि आपको क्या डिजीज है, उसका नेचर क्या है, उसका कॉज क्या हो सकता है। एवरीथिंग इट्स डन विद दीज डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। और बायोटेक्नोलॉजी में जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, आजकल की मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो वी हैव ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारे पास RFLP आ जाता है, VNTR आ जाता है, डीएनए सीक्वेंसिंग आ जाता है। RFLP में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स जो होते हैं, मतलब अगर कोई म्यूटेशन होगी तो आपका रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट जो है वहां जाके कट नहीं लगा पाएगा। VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, राइट। एंड देन यू हैव डीएनए सीक्वेंसिंग, जहां पर सीक्वेंस किया जाता है डीएनए की क्या ये करेक्ट सीक्वेंस है डीएनए का जो होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स का या नहीं है। सेकेंड जो हमारे पास आ जाता है दैट इज PCR, जो कि हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पिछले चैप्टर में पढ़ा था। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एक एंटायर वीडियो है सिर्फ PCR पर, जो मैं ऊपर लिंक कर दूंगी, जो आप पढ़ सकते हो। आगे हम PCR के एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि कैसे आप उसको मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स में यूज कर रहे हैं, पर PCR का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने ऊपर लिंक कर दिया है, गो वॉच दैट वीडियो। ठीक है, इफ यू वांट टू नो कि PCR होता क्या है, कैसे होता है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन मैं अभी भी कर दूंगी। थर्ड थिंग इज एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अलोंग विद दिस वी विल आल्सो टॉक अबाउट ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एक एक करके सारी डिजीजेस एक ही बार में पढ़ लेंगे। ठीक है, डिजीज नहीं, डायग्नोस्टिक के तरीके। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम PCR भी बोलते हैं। करेक्ट ना। PCR में एक्चुअल में हम करते क्या है, हम एक पर्टिकुलर डीएनए फ्रैगमेंट लेते हैं और उसको बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करते हैं, मतलब हम उसकी मल्टीपल कॉपीज, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज बना देते हैं। यहाँ पर हम कैसे यूज कर रहे हैं, अगर लेट्स से कोई इंसान जो है वो इन्फेक्ट कर दिया है उसको किसी बैक्टीरिया ने या वायरस ने, करेक्ट, और अभी उसने बहुत ज्यादा, उस बैक्टीरिया या वायरस ने बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं किया है, या एक प्रॉपर कंफर्मेशन टेस्ट करने के लिए कि हाँ इस इंसान को इस वायरस या इस बैक्टीरिया ने करा है इन्फेक्ट, उसके लिए हम PCR यूज करते हैं। हम सैंपल लेते हैं उस इंसान से और उसके बाद उसकी बहुत सारी कॉपीज बना देते हैं। जब बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं तो बहुत इजी हो जाता है ये डिटेक्ट करना कि क्या उस इंसान को उस वायरस या उस बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है या नहीं। HIV डिटेक्शन, कोविड का जो कंफर्मेशन टेस्ट था कि क्या किसी इंसान को कोविड है या नहीं है, दैट वाज PCR। ओके, सो बेसिकली कर क्या कब रहे हैं हम PCR, व्हेन देयर इज वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया या वायरसेस, तब जबकि आपके सिम्टम्स आर आल्सो नॉट विजिबल। वैसे टाइम पर सिम्टम्स भी प्रॉपरली विजिबल नहीं है,
उस टाइम पर हम एम्प्लीफिकेशन कर लिया हमने बैक्टीरिया और वायरस की, एंड वी नो कि अच्छा यही वायरस या इसी बैक्टीरिया ने इस इंसान को इन्फेक्ट किया है। तो HIV डिटेक्शन तो है ही है ऑब्वियसली। अगर किसी को एड्स है तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मदद करता है PCR जो है डायग्नोज करने में, म्यूटेशंस टेस्ट करने में, एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी टेस्ट करने में यूज किया जा सकता है। उसके अलावा कोविड में तो हम यूज कर ही रहे थे। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड डायग्नोस्टिक टेस्ट विच इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलाइजा। ओके, एलाइजा में क्या हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट करेगा। एजी का मतलब, आगे अगर कहीं पर भी तुम देखोगे एजी मतलब है एंटीजन, एबी का मतलब है एंटीबॉडी। तो बेसिकली तुम कभी एंटीबॉडी ले लेते हो, उसको एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करते हो। अगर हमारे पास सैंपल में एंटीजन है, अगर तुम्हारे पास सैंपल में एंटीबॉडी है, तो तुम एंटीजन ले लेते हो और उसके साथ उसको इंटरैक्ट कराने की कोशिश करते हो। बस वही कर रहे हो तुम, ठीक है। तो जितने भी इन्फेक्शंस पैथोजन से हो रहे हैं उनको आप डिटेक्ट कर सकते हो बाय द प्रेजेंस ऑफ, या तो उनकी एंटीजन्स की प्रेजेंस से कि क्या वो एंटीजन्स आपकी बॉडी में है या नहीं है, या उनके खिलाफ आपकी बॉडी ने कोई एंटीबॉडी सिंथेसाइज करी है या नहीं करी है, डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। तो या तो आप एंटीजन टेस्ट कर रहे हो कि आपके पास वो बैक्टीरिया, वो वायरस या कोई भी पैथोजन, कोई पैरासाइट हो सकता है, कोई हेलमिंथ हो सकता है, कुछ भी, उसने आपको अंदर एंटर किया, क्या वो कुछ जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास एंटीजन होंगे उससे, या आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बनाई है, उस एंटीबॉडी को भी आप डिटेक्ट कर सकते हो और उससे आप बता सकते हो कि क्या ये इस इंसान को ये बीमारी है या नहीं है, ठीक है। तो एलाइजा जो है वो एक्चुअल में 2-3 टाइप का होता है। हम तीनों टाइप्स पढ़ लेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ये पहले हम माइक्रो टाइटर प्लेट जो मैंने लिख रखा है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम एलाइजा करने के लिए हमें एक प्लेट चाहिए होती है जिसमें बहुत छोटे 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 वेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रो टाइटर प्लेट्स, ठीक है। These are microtiter plates. Now आप 3 तरीके से एलाइजा में एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरैक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला तरीका है दैट इज डायरेक्ट। डायरेक्ट का क्या मतलब है, आपने सैंपल लिया जो इंसान से, उसमें एंटीजन्स थे, ठीक है। आप एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हो सीधा सैंपल में, ठीक है जी। आपने एंटीजन लिए, ये रहा आपका एंटीजन, आपने ये माइक्रोटाइटर प्लेट जो नीचे बनी हुई है उस पर अपना एंटीजन रख दिया, उसके ऊपर आपने एक ऐसी एंटीबॉडी का क्या नाम है, सीरम दिया, जिसके पास एंटीबॉडी के पास एक एंजाइम लगा हुआ था। जैसे ही वो उसके साथ ज्वाइन होगी एंटीजन के साथ, इट विल चेंज इनटू अ कलर्ड प्रोडक्ट। तो जहां जहां पर कलर्ड प्रोडक्ट हो रहा है वहां वहां पर आपको पता है कि आपका एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। इजी, वेरी इजी। जैसे ही आप सबस्ट्रेट डालोगे, वहां जो है एंजाइम जो है वो उस एंटीबॉडी, जहां पर वो एंटीबॉडी होगी वहां पर वो एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा। जहां पर एंटीजन नहीं होगा वहां पे एंटीबॉडी काम नहीं कर पाएगी, वो वहां जाके ज्वाइन नहीं हो पाएगी, तो आपका एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, तो आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं होगा। वेरी सिंपल। सेकेंड तरीका इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट तरीके में आप क्या कर रहे हो, आप एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर रहे हो कि क्या उस पेशेंट ने एंटीबॉडी बनाई है या नहीं बनाई है एंटीजन के खिलाफ। इसमें आप क्या करते हो, आपके पास एंटीजन पहले से होता है, you already have the antigen that you have put on the microtiter plate, उसके ऊपर आपने अपना सैंपल एंटीबॉडी डाली है, सैंपल इज योर एंटीबॉडी, ठीक है। सैंपल एंटीबॉडी डाली, उसने उस एंटीजन के साथ लेट्स से इंटरैक्ट कर लिया, उसके बाद आप एक सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हो विच इज दिस, जो कि एंजाइम लिंक्ड होगी, ठीक है। द सेकेंडरी बॉडी इज एंटीबॉडी इज एंजाइम लिंक्ड एंड दिस सेकेंडरी एंटीबॉडी कैन आल्सो इंटरैक्ट विद द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय दैट पेशेंट, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है ना, ये जाकर तुम्हारे पेशेंट का जो सैंपल वाली एंटीबॉडी थी उसके साथ जाकर इंटरैक्ट करेगी। अगर ये वाला रिएक्शन हो रखा होगा तब ये इसके साथ जाके इंटरैक्ट करेगी और एंजाइम जो है एक्टिवेट हो जाएगा, सबस्ट्रेट जो है कलर्ड प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा,
दिस इज एन इनडायरेक्ट वे, क्योंकि आप एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हो, क्या पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी बनी है या नहीं, ठीक है। थर्ड इज द सैंडविच मेथड। सैंडविच मेथड में क्या होता है, अगर आपको होपफुली प्रॉपरली दिख रहा होगा, सैंडविच मेथड में जब बहुत कम एंटीजन प्रेजेंट होता है ना, वो चेक करने की कोशिश करी जाती है। उस केस में आप क्या करते हो, आप पहले लगाते हो एक कैप्चर्ड एंटीबॉडी, ठीक है, जो किसी भी इंसान से कैप्चर कर रखी हो सकती है, जिसके पास भी वो एंटीजन होगा, ठीक है। आपने उससे करी कैप्चर्ड एंटीबॉडी, उसके बाद आपने अपना डाला सैंपल, सैंपल इज योर एंटीजन, ठीक है। सैंपल क्या है, एंटीजन है इस केस में। फिर अगेन आपने जैसे इनडायरेक्ट में किया था, आपने इसके साथ एक और एंटीबॉडी लगाई है कंफर्म करने के लिए कि हाँ ये वही एंटीजन है। आपने दोनों बार दो एंटीबॉडीज यूज करी हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू डायग्नोज अ डिजीज, ठीक है। तो आपने दो बार एंटीबॉडीज लगाई हैं एक ही एंटीजन के साथ, ताकि आपको 100% श्योरिटी, 100 तो देखो कभी भी नहीं होती, पर 95-99% श्योरिटी हो जाए कि हाँ जी यही आपका एंटीजन है और यही कॉज कर रहा है वो पर्टिकुलर डिजीज। और उसके बाद ऑब्वियसली आप अगेन अपना सेकेंडरी एंटीबॉडी लगाओगे, जिसके पास एंजाइम लगा हुआ होगा, जो कि सबस्ट्रेट को कलर्ड प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। वेरी इजी, बस यही 3 तरीके हैं एलाइजा के। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एंजाइम जो है वो हमने लिंक कर रखा है अपनी एंटीबॉडीज के साथ, और उसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसकी हेल्प से कि क्या किसी को ये डिजीज है या नहीं है, सिंपल। थर्ड मेथड जो है दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी। दिख रहा है आप सबको होपफुली, थोड़ा सा छोटा हो गया मुझे लग रहा है, अब बड़ा हो गया होगा, चलो अब आई थिंक सबको परफेक्टली दिख रहा होगा, है ना। तो ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है, रेडियोग्राफी का मतलब यही है कि हम कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, डीएनए या आरएनए के प्रोब्स यूज करते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, डिटेक्शन या लोकलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स विद द बायोलॉजिकल सैंपल। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो, आपने कोई सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए लिया, जिसके ऊपर आपने अपना रेडियो एक्टिव आइसोटोप लगा दिया। अब वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस हो सकता है, वो रेडियो एक्टिव सल्फर हो सकता है, उसको हम बोलते हैं प्रोब, ठीक है। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने किस पे लगा दिया है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पे, वो जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए आपका जो डीएनए सीक्वेंस आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब ये जाकर आप सदर्न ब्लॉटिंग के मेथड से या आप मेम्ब्रेन ट्रांसफर की हेल्प से आप क्या करते हो, ये जो आपका रेडियो एक्टिव वाला प्रोब है इसको आप लगा देते हो उस मेम्ब्रेन पर जहां पर आपका सैंपल पड़ा हुआ है डीएनए का, ठीक है, या आरएनए का सैंपल, तो डीएनए का ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। डीएनए का सैंपल पड़ा हुआ है, उसके साथ आप उसको अलाउ करते हो हाइब्रिडाइज करने के लिए या बाइंड करने के लिए, ठीक है। अगर तो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगी सीक्वेंसेस, तब तो वो बाइंड कर जाएगा। अगर वो बाइंड कर जाएगा तो वो रेडियो एक्टिव है, तो ऑब्वियसली इट विल शो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा वो आपको। अगर वो बाइंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है आपका जो सैंपल वाला डीएनए था, इसका मतलब आपके सैंपल वाले डीएनए में कोई दिक्कत है, इसका मतलब उसमें म्यूटेशन हो रखी है। इसका क्या मतलब है कि उसको कोई, उसमें कोई दिक्कत है, कोई डिजीज कॉज कर सकता है वो, करेक्ट। बस यही है, आपने क्या किया, अपना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि जिसके साथ आपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप लगाया था, उसको आपने बस कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए था वो हमारे सैंपल से आइडियली, तो ठीक है, आपने उसको अलाउ किया कि भैया तू बाइंड कर जाए इसके साथ, ठीक है। इट वाज अलाउड टू बाइंड और हाइब्रिडाइज विद द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऑफ क्लोन सेल्स। अगर तो कोई म्यूटेशन होगी या म्यूटेटेड जीन होगा तो डीएनए प्रोब जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारा डीएनए प्रोब है GGCATT, जिस पर हमने लगा दिया है अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है जी। ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आरएनए तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन आरएनए भी आप यूज कर सकते हो एज प्रोब, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब अगर आप यहां देखोगे तो दिस इज वन ऑफ योर सैंपल्स एंड दिस इज अनदर वन ऑफ योर सैंपल्स। इसमें अगर आप देखोगे फर्स्ट वाले में तो इट इज कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री, GGCATT था और हमारा सैंपल क्या है, CCGTA, ठीक है। तो यहां पर प्रोब कंप्लीटली बाइंड कर जाएगा बिकॉज इट इज
100% complementary, and we can say that this is a normal gene and it will show radioactivity. जो हमारा दूसरा वाला सैंपल है CCTTA, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है और उसकी वजह से द प्रोब इज नॉट एबल टू हाइब्रिडाइज और नॉट एबल टू बाइंड विद योर सैंपल बिकॉज इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। और इसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि भैया ये तो है म्यूटेटेड जीन, इसमें तो कोई दिक्कत है। बस इतना इजी है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से आपको डायग्नोज करना कि क्या आपको कोई डिजीज है या नहीं है। और आजकल तो ये हर डिजीज के लिए यूज किया ही जाता है। कभी भी अगर आपको कोई भी अनडरस्टैंडेबल आपको फ्लू है, ठीक है, उसमें ही सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं कराया जाएगा, अदरवाइज हमेशा आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको टेस्ट लिख के जरूर देते हैं कि आप ये टेस्ट करा लीजिए। 100% श्योरिटी हो जाएगी कि क्या आपको कोई ये वाली दिक्कत है या नहीं है, या क्या दिक्कत है ना। यही होता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो यू नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक द वीडियो, यू हैव टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल। वेरी इजी, 3 इतने छोटे छोटे स्टेप्स बता रही हूँ मैं तुम्हें, और ये तुम करो और अपनी नीट की प्रिपरेशन को जारी रखो, क्योंकि मैं तो देखो रोज तुम्हारे लिए वीडियो बना के ला ही रही हूँ। मेक श्योर कि तुम रोज पढ़ भी रहे हो इन वीडियोस से, ओके। और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी इसी से आराम से हो जाएगी। All the notes, if you want the notes, comment below, tell me that you want the notes, I'll post them on the Telegram channel and you can go and access them from there, है ना, easy। तो I hope आप पढ़ रहे हो, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में where we'll talk about transgenic animals and the ethical issues associated with biotechnology, क्योंकि ethically भी बहुत कुछ हो जाता है यहाँ पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Goodbye everyone, have a great day।